लास्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स में, जो पार्ट 3 में आता है संविधान के। बट आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। दोनों बहुत लंबा आर्टिकल है, दोनों का डिफिनीशन बहुत वास्ट है। तो कोशिश करेंगे आप ओपन रख के नोट्स बातें बना लीजिएगा। अभी आप लोग ध्यान से समझने का इसको कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडा आर्टिकल 21। हाँ, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, बस दो ही, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा लंबा आर्टिकल है। ज्यादा एक दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर समझने में मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल है उसको बोलते हैं आर्टिकल टू राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड बॉडली फ्रीडम, यानी कि जीवन जीने का अधिकार और प्लस दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये क्या है, भारत के हर व्यक्ति को एटलीस्ट आर्टिकल 21 और 22 तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट, अनलॉफुल डिटेंशन या किसी भी तरह के स्टेट के द्वारा किए गए अनलॉफुल हरासमेंट से बचाता है। इसलिए इसके बारे में जानना लगभग हर भारतीय को जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है और ये आपको क्या क्या राइट्स देते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही होता है लॉज गारंटीड बाय या राइट्स गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि ऐसे कोई भी राइट्स जो आपको सुप्रीम कोर्ट उसकी सिक्योरिटी देता है, कि यानी कि ये राइट्स कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, तो आज हम उसी में आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आप इसको ढंग से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने की आजादी है। उसका जीवन बिना विधायी प्रक्रिया के नहीं छीना जा सकता है, लेकिन विधायी प्रक्रिया के साथ छीना जा सकता है। इस समझिएगा, थोड़ा ट्रिक है, मतलब ट्रिकी तो नहीं है, बट इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि स्टेट अगर चाहे कि नहीं, इस इंसान का लाइफ जो है मेरे लिए मैटर नहीं करता, हम इसको मार सकते हैं, हम इसको जेल में बंद रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या स्टेट ऐसा करने के लिए राइटफुल है? क्या स्टेट के पास ये राइट है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेट ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। बट इफ यू कमिटेड अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है ना, आपने एक ऐसा क्राइम किया कि जिसमें जो पनिशमेंट है वो है टू बी हैंग टिल डेथ, यानी कि फांसी की सजा है, तो स्टेट आपको फांसी देगा या नहीं देगा? बोलिए, स्टेट आपको फांसी दे सकता है या नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो स्टेट आपको क्या करेगा, जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है उसके थ्रू आपको कोर्ट में लेके जाएगा, कोर्ट अपना डिसीजन देगा। और अगर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हाँ आप जो है आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज में आप शामिल रहे हैं और आपको अब जीवन जीने का अधिकार नहीं है, या फिर अब आपका जीवन समाज के दूसरे लोगों के लिए खतरा है, इन दैट केस आपकी जान ली जा सकती है, जिसको की फांसी की सजा जिसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, तो वो आपको दी जा सकती है, बट इन द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ बाय प्रोसीजर ऑफ लॉ। ठीक है, अब इसका एक ये है, क्या बोलते हैं, एक फेमस केस आया था, उस केस का नाम है AK गोपालन केस। ठीक है, ये आया था 1950 में। ठीक है, इसका मतलब समझ जाइएगा, ऐसे सिंपल गोपालन लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब पूरा AK गोपालन इनका नाम था। एक AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास या मैसूर, यही दोनों में से कोई होगा, स्टेट ऑफ मैसूर या मद्रास, आई एम नॉट श्योर, ये दोनों में से कोई एक था। ओके, AK गोपालन जो थे एक कम्युनिस्ट नेता थे। इनको दिसंबर 1947 में, यानी आजादी के बाद, जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, किसी कारणवश डिटेन कर लिया गया कि हाँ भाई आप जो हैं आप समाज के लिए खतरा हो सकते हैं, या फिर आप राइट फैला सकते हैं, कुछ भी, कोई भी ऐसी बात। ठीक है,
तो इसमें इनको डिटेन कर लिया गया, जेल में बंद रखा गया। जब संविधान बन गया 1950s में, यानी कि बन तो गया 49 में, लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से। तो जब संविधान बन गया तो इन्होंने उस संविधान के आधार पे केस किया कोर्ट में, और कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस किया और ये बोला कि मेरा जो राइट टू लाइफ है उसको वायलेट किया जा रहा है। कैसे वायलेट किया जा रहा है? तो वायलेट किया जा रहा है कि आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि एवरीबॉडी इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरीबॉडी मतलब कि बिना किसी कोई प्रेसिडेंट हो या इवन एक कॉमन मैन हो या फिर एक नेता हो या फिर एक सब्जी वाला हो, को इन द आईज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल। तो ये था। तो इसने वही बात, इन्होंने यही बात कही कि मुझे ऐसे बेमतलब का डिटेन करके क्यों रखा गया है, मैंने ऐसा कौन सा क्राइम किया है जिसकी मुझे सजा दी जा रही है, और ये चैलेंज किया उन्होंने कोर्ट में। तो 1950 में फिर जब ये डिसीजन आया तो इसको बोलते हैं गोपालन केस। इसमें कोर्ट ने यही डिसीजन दिया कि जो कोर्ट है या फिर जो स्टेट है, स्टेट आपको डिटेन कर सकती है लेकिन बिना मतलब का नहीं। आपका राइट टू लाइफ है उसको नहीं छीना जा सकता है एक्सेप्ट अनटिल और अनलेस आपने कोई वैसा काम नहीं किया है, और अगर आपने वैसा काम किया है तो स्टेट आपको जो चाहे वो सजा दे सकता है। अभी समझिएगा, पूरी बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है। ये 1950 में इसने बोल दिया, ए.के. गोपालन केस में हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब इसके बाद एक और फेमस केस आता है जिसको बोलते हैं मेनका गांधी केस। मेनका गांधी या मेनका केस से ही लोग जानते हैं, लेकिन मेनका गांधी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये इंदिरा गांधी की बहू थी। इन्होंने 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी पहली बार इंडिया में, तो इनका जो पासपोर्ट था, इनको कहीं बाहर जाना था और इनका इंक्वायरी चल रहा था किसी बात को लेके, तो इनका पासपोर्ट जो था वो इनवैलिड करार कर दिया गया। इनको मतलब पासपोर्ट एक तरह से मतलब इनको वीजा नहीं दिया गया बाहर जाने के लिए। ये कोर्ट में चली गई और कोर्ट में चली गई और बोली कि मेरा राइट टू लाइफ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 तीनों का वायलेशन हो रहा है मेरे केस में। फंडामेंटल राइट के थ्रू जो हमको राइट्स दिए गए हैं उनका वायलेशन किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे आर्टिकल 21 का पूरा डिफिनीशन बताया कि व्हाट इज राइट टू लाइफ। यहां पे पता चला कि जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, ठीक है ना। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि संविधान में अगर कोई भी शब्द ऐसा आएगा, कोई भी बात जहां पे लोगों को लगे, आपको लगे कि हाँ अब ये मतलब कि संविधान समझने में दिक्कत हो रही है, तो वहां पे संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। मैंने बता चुका है आपको, मैं बता चुका हूं आपको कि जब भी संविधान का कोई शब्द मतलब कि क्लियर कट ना हो तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट आता है और उसका एक डिफिनीशन बताता है कि इसका मतलब क्या हुआ। और ये फर्स्ट केस था मेनका गांधी वर्सेस स्टेट, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यह बताया गया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रास्ता तैयार किया और उन्होंने ये बताया कि जो सिर्फ लिखा गया है संविधान में, सिर्फ उसका मतलब उतना ही नहीं है, उसका बहुत ज्यादा मतलब होता है। वो तो अलग बात है कि अब सारी बातें संविधान में जीवन का एक एक शब्द तो नहीं लिखा जा सकता है किताब में, तो आपको जो लिखा गया है उसके आधार पर हम इंटरप्रेट करेंगे और बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या किया गया। ये एक वास्ट व्याख्या था, बहुत बड़ा डिफिनीशन था आर्टिकल 21 का, कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्रिटेशंस। तो उसमें आज हम लोग वही अब जानेंगे कि क्या बोलते हैं आर्टिकल 21 में क्या क्या डिफिनीशन उन्होंने दिया, ठीक है ना। हालांकि मेनका गांधी केस के बारे में, तो मेनका गांधी केस के बारे में कोई डिसीजन नहीं आया, उन्होंने स्टेट पे छोड़ दिया, कहा कि ये हमारा मैटर नहीं है, आप उनसे समझिए। लेकिन यहां से उन्होंने
आर्टिकल 21 का एक डिफिनेशन दिया, और वो क्या कहे कि जीवन जीने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी भी तरह से जीवन जी लें। आप एक मनुष्य हैं और मनुष्य का जीवन एक सम्मानपूर्ण जीवन होना चाहिए, तभी आप जीवन जीने के अधिकारी हैं, या फिर आपका जीवन जीने लायक कहा जा सकता है। आप नाली के कीड़े की तरह अगर आप जीवन जी रहे हैं तो आपका जीवन जीवन नहीं कहलाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट द लाइफ बट ऑल्सो फॉर द डिग्निटी, मीनिंग राइट टू लाइफ कंप्राइजेज लाइफ विद डिग्निटी। इन्होंने कहा कि जीवन जीने का अधिकार सिर्फ जीवन जीने तक सीमित नहीं है, सम्मानपूर्ण जीवन जीने तक है, और जीवन वही है जिसमें सम्मान निहित है, अन्यथा वो जीवन नहीं है। तो इसमें इन्होंने बहुत सारी व्याख्याएं दी। क्या क्या व्याख्याएं दी उनके बारे में जानेंगे। पहला कि राइट टू लिव विद डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब सम्मान, सम्मान के साथ जिए हम, प्रतिष्ठा के साथ जिए। ऐसा ना हो कि कोई भी आपको बार बार छोटा दिखा रहा है, आपको बिलिटिल कर रहा है, तो ऐसे केस में वो आपका राइट टू लाइफ नहीं है। आगे, टू लिव इन क्लीन इन्वायरमेंट। देखिए, अगर आप पिटीशन डालते हैं कोर्ट में, जैसे मान लीजिए आपके आसपास शहर में, गांव में बहुत ज्यादा गंदगी है, तो आप कोर्ट में उसके खिलाफ पिटीशन डाल सकते हैं, PIL डाल सकते हैं कि मेरा जो राइट टू लाइफ है, जो आर्टिकल 21 के द्वारा, संविधान के द्वारा मुझे दिया गया है कि आई हैव टू लिव, और ये भी आप उसमें लिखिएगा कि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया है उसके आधार पे आई हैव द राइट टू लिव इन अ क्लीन इन्वायरमेंट, बट एज यू कैन सी माय विलेज, माय प्लेस, माय टाउन इज सो डर्टी दैट अ मैन कैन नॉट लिव डिग्निफाइड लाइफ इन दिस सर्कमस्टांसेस, सो प्लीज टेक एक्शन। आप ये बात लिख सकते हैं कोर्ट को कि यहाँ पे मेरे आर्टिकल 21 के द्वारा दिए गए राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आप एक्शन लीजिए, और कोर्ट बिल्कुल एक्शन लेगा। उसी को बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझेंगे? तो आप ये कर सकते हैं कि हम एक साफ सुथरे माहौल में रहें। दूसरा राइट, तीसरा राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी क्या कहता है? निजता का सम्मान, यानी निजता का अधिकार। जो जैसे कि फोन टैपिंग वाला मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19(1) में, ठीक वैसे ही है कि आपकी निजता, यानी कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो आप छिपा के रख सकते हैं। जैसे कि अब आपके बारे में जैसे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को नहीं जाननी चाहिए, और अगर कोई पेपर वाला आपका वो बात छाप दे रहा है या फिर किसी जगह पे आपका वो बात चला गया, तो आप वहां पे आर्टिकल 21 का बेस लेके और आप उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर सकते हैं, जो जनरली लोग आजकल बहुत ज्यादा यूज भी कर रहे हैं। ओके, राइट टू शेल्टर, आवास का अधिकार। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार कहने का मतलब क्या है कि स्टेट आपको हेल्थ सर्विसेज मुहैया करवाएगा। अगर आप बीमार हैं, मान लिया जाए, ये पब्लिक हॉस्पिटल क्यों खुलते हैं, क्यों सरकार इतना पैसा खर्च करती है? बिकॉज इट इज योर राइट। अगर आपको कोई बीमारी होती है और स्टेट अगर उसको क्योर करने में सक्षम नहीं है, तो ये स्टेट का फेल्यूर है, आपका नहीं। इफ यू आर बोर्न इन इंडिया, योर हेल्थ इज, आपका जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से आपके हेल्थ की जिम्मेवारी स्टेट की है। स्टेट अगर आपको कुछ भी होता है तो स्टेट बाध्य है कि वो आपका इलाज करवाए। ठीक है, आगे फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14, ये आया हमारा 2002 में, ये आया शायद 88th अमेंडमेंट था या 85th अमेंडमेंट था संविधान का, क्लियर कर देंगे हम आपको। उसके द्वारा ये डाला गया है संविधान में, यानी कि 14 साल एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A, इसके लिए सेपरेट आर्टिकल डाला गया है संविधान में, जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री एजुकेशन कहने का मतलब क्या है कि हायर नहीं। अब आपको IAS बनना है, मान लीजिए आपको कोई डॉक्टरी का पढ़ाई करना है, आपको इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना है, तो ये हायर स्टडीज है। तो ये आपको स्टेट बाध्य नहीं है कि आपको फ्री दे, वो चाहेगा आपको फ्री दे सकता है आर्टिकल 45 के आधार पे, और चाहे तो नहीं भी दे सकता है। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि स्टेट को अपने नागरिकों को फ्री एजुकेशन देना है, बट वो DPSP है, स्टेट उसके लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है, वो चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता है। बट if it is given in the fundamental right, it means कि state has the compulsion to do it. स्टेट को ये करना ही करना है,
इसीलिए भारत में 14 साल तक के सारे बच्चों को, आप लोग ये जो स्कूलों में मध्याह्न मिड डे मील देख सुना होगा, मध्याह्न भोजन इत्यादि, ये सब ये क्यों किया जा रहा है? इसी को पूरा करने के लिए, ताकि 14 साल के सारे बच्चे किसी भी तरह से शिक्षित हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है। ओके, राइट टू फ्री लीगल एड, ये समझिएगा। अब जैसे कि आपने कोई क्राइम किया या नहीं भी किया, जस्ट इमेजिन, और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आपको कोर्ट के सामने पेश होना है, आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप वकील करें, देन अ स्टेट इज कंपल्स्ड टू प्रोवाइड यू अ फ्री लीगल एडवाइजर। आपको स्टेट का ये जिम्मेवारी है कि स्टेट आपको एक मुफ्त का वकील दे, ये स्टेट की जिम्मेवारी है। आप कर पाए, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप बिल्कुल वकील नहीं करिए, लेकिन स्टेट आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ये स्टेट की जिम्मेवारी है। ओके, आगे, राइट अगेंस्ट बीइंग केप्ट अलोन इन जेल, यानी कि अगर आपको जेल होता है तो आपको जेल में अकेले नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अकेले रहना इज नॉट अ नेचर ऑफ ह्यूमन। इंसान क्या है, लोगों के बीच रहता है ना, जंगलों में जाके तो रहता नहीं अकेले। तो इस तरह से आपको जेल में अकेले नहीं रखा जा सकता है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, अगर आपको लगता है कि मेरा केस जो है जल्दी समाप्त हो, तो आप अपना राइट टू स्पीडी ट्रायल के आधार पे आप स्पीडी ट्रायल की मांग कर सकते हैं कोर्ट से, कि मेरे केस को स्पीडी ट्रायल पर डाला जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकल जाए। राइट अगेंस्ट अनह्यूमन बिहेवियर, आपके साथ किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने कई मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, खास करके मैं बताया ना, इंडिया में पुलिस ब्रूटालिटी को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो है मूवीज का, और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्लास में बोलना नहीं चाहिए, बट ये जो कॉलोनियल मेंटालिटी जो हमारे दिमाग से है ना, वो आज तक गया नहीं है। कॉलोनियल मेंटालिटी कहने का मतलब है कि अंग्रेजों के द्वारा हमें इतना तोड़ दिया गया है, इतने दिनों तक गुलाम बना के रखा गया है कि हम लोग गुलामी में मजा लेने लगते हैं। ठीक है, आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि अंग्रेजों के जमाने में सुरक्षा एकदम टाइट थी, या फिर अंग्रेजों के जमाने में कानून व्यवस्था एकदम सही थी। बिल्कुल सरासर गलत है ये। अंग्रेजों के जमाने में पुलिस ब्रूटालिटी बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, और उसी को आज तक लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई हीरो है, मान लीजिए जस्ट इमेजिन कि आपका फिल्म में कोई हीरो है, जैसे कि मान लिया जाए अजय देवगन है सिंघम में, या फिर कोई भी, ठीक है, वो विलन को पकड़ के लाया, ठीक है, विलेन को जेल में डाला, मतलब जो भी आपका हाजत जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, हाजत में डाला और गया, और उसको भरदम लोहे के रॉड से पीट रहा है, डंडे से पीट रहा है, और आप बहुत खुश होते हैं, क्या अच्छा हो रहा है। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है। सोनू क्या लिख रहे हो, सोनू क्या लिख रहे हो तुम, लिखना बंद करो, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पुलिस को बिल्कुल ही ये राइट नहीं है, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी हिंसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे उसके बारे में भी साफ साफ बताया गया है। देखिए, राइट अगेंस्ट वायलेंस इन डिटेंशन, पुलिस को पीटने का अधिकार नहीं है किसी को, याद रखिएगा। पुलिस को एक थप्पड़ चलाने का भी अधिकार नहीं है किसी के ऊपर। पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना, अपराधी को पकड़ के कोर्ट के सामने पेश करना, और फिर कोर्ट का काम है कि उसको क्या सजा मिलेगी, सजा मिलेगी या वो बिल्कुल फ्री होके जाएगा, ये कोर्ट का काम है, पुलिस का नहीं। पुलिस का काम है बस अपराधी को पकड़ना, कोर्ट के सामने जाना, तहकीकात करना, सबूत जुटाना, कोर्ट को वो सबूत पेश करना। लेकिन इंडिया में पुलिस वाले समझते हैं कि कौन जाए इतना माथा पच्ची करने, उठाओ, धो, उससे कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाओ, कोर्ट में जाके पेश कर दो। अब उतना ढूंढने का उनके पास टाइम तो है नहीं भाई, बिजी लोग हैं, लोगों को पीटना भी तो है, ट्रक वालों से पैसा वसूलना है, बिना हेलमेट चलाने वालों से पैसा लेना है, यही कर सकते हैं हमारे पुलिस वाले, मतलब हमारे एरिया के पुलिस वाले। देखे होंगे जनरली वो लोग इसी में मास्टर हैं। क्रिमिनल तो उनसे पकड़ा जाता नहीं है एक भी, और क्रिमिनल कौन कौन है आप सभी लोगों को पता है कि आपके इलाके का कौन क्रिमिनल है, और पुलिस वाले ने उसका क्या बिगाड़ लिया, कुछ नहीं,
उसके घर पे जाएगा, चाय पी के आएगा, लेकिन कोई लड़का विदाउट हेलमेट गाड़ी चला रहा है तो हो सकता है कि गाड़ी चलाते हुए उस पर डंडा फेंक के मार दे, वो लड़का मर जाएगा एक्सीडेंट होके कि क्या, उसको उसका चिंता नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ा क्राइम है बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना। मर्डर करना वो नॉर्मल चीज है, मर्डर इज नॉर्मल चीज। हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना बिना हेलमेट के, पागल हो क्या, इतना बड़ा क्राइम वो हमारा पुलिस टॉलरेट नहीं करता है। बाकी सब कुछ टॉलरेट, मर्डर कर दो, डकैती कर दो, वो रेप कर दो, वो सब टॉलरेबल है। ठीक है। राइट अगेंस्ट लेट हैंगिंग, यानी कि अगर आपको पुलिस, या पुलिस नहीं सॉरी, आप जेल अथॉरिटी में हैं, आपको फांसी की सजा दे दी गई और आपको फांसी की सजा मान लिया जाए कि तारीख तय हो गई कि 21 मार्च को आपको फांसी दी जाएगी। ठीक है। और पुलिस अगर 21 से 22 कर देता है फांसी देने में, तो आप आर्टिकल 21 के आधार पर रिहाई का भी मांग कर सकते हैं। ठीक है। कि मेरे को तो मेरा भाई ये राइट अगेंस्ट जो आपने जो बताया है वो लेट हैंगिंग का उसका वायलेशन हो रहा है, इसलिए उस आधार पर मेरे को फ्री किया जाए। ठीक है। राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, यही यही मेनका गांधी ने इसी के आधार पे केस किया था। ठीक है। तो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड यानी कि विदेश जाने की आजादी, अधिकार, आप चाहें तो विदेश जा सकते हैं, अगर बशर्ते कि आप पे कोई लीगल एक्शन ना चल रहा हो, कोर्ट में आपका कोई कन्विक्शन ना चल रहा हो। तो अगर आप पे कोई मतलब उस तरह का जुडिशियल क्या बोल सकते हैं आप, कंपल्सन नहीं है, तो आप बिल्कुल ही विदेश जाने के लिए आजाद हैं, आप जब चाहें जब जा सकते हैं। राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर, बलात् श्रम का के खिलाफ अधिकार, आपसे कोई भी व्यक्ति कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। इवन व्हेन ही इज पेइंग यू, इट डजंट मैटर। अगर कोई आपको पैसे दे रहा है और पैसे दे के भी आपसे जबरदस्ती काम करवा रहा है तो ये गलत है। आपकी इच्छा है आप करें या काम ना करें। अब ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड किया कि हाँ मैं किसी काम को एक दिन में खत्म कर दूंगा और उसका 500 रुपया लूंगा, और आपने बोला कि नहीं नहीं मेरा तो राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर है, मैं ये काम नहीं करूंगा और पैसा भी ले लूंगा। ऐसा नहीं करने का मतलब ये नहीं है यहाँ पे, यानी कि आपसे जो जिस काम को करने की आपकी इच्छा नहीं है तो कोई जबरदस्ती आपसे वो काम नहीं करवा सकता। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि जस्ट इमेजिन कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी है और मान लीजिए कि उसका काम है चमड़े का काम करना, और उसका इच्छा है कि मैं चमड़े का काम नहीं करूंगा, मैं पढ़ लिख के आईएएस बनूंगा, तो कोई भी व्यक्ति उसको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप उस काम को करें। वो चाहे तो बिंदास अपना जो लाइफ में उसका ड्रीम है उसको परस्यू करे, कोई उसको किसी चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आगे ये बता चुके हैं। राइट अगेंस्ट मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज, यानी कि अगर ये देखिए ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब इसको होता है जनरली में, संविधान में तो लिखा गया है बट लोग जनरली इसका पालन नहीं करते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी सर्विस आ गया, जैसे कि मान लिया जाए कि आप किसी रोड एक्सीडेंट में फंस गए या फिर कुछ हो गया, तो आप तत्काल आपका जो नजदीकी हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो पब्लिक हो, आप वहां पे जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक है। आपसे जब तक इलाज नहीं होगा, आपके पास पैसे हैं नहीं है डजंट मैटर, उसको इलाज करना होगा। हाँ, इलाज करने के बाद वो क्या बहस है वो आप जानिए कि उस कितना का बिल बनाएगा, आप दे पाने में सक्षम है या नहीं है, लेकिन वो आपको इलाज करने से मना नहीं कर सकता, याद रखिएगा। अगर वो मना करता है आपको इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज देने से, तो आपका क्या, आपके फैमिली में किसी को हो जाए, किसी दोस्त को हो जाए, आप बेहिचक जो आपका जो सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां पे जाए, जाके उसको भर्ती करवाए। द डॉक्टर इज कंपल्स्ड और ऑब्लाइज्ड टू ट्रीट हिम। अदर मतलब ट्रीटमेंट के बाद अगर जो चार्ज हुआ वो अलग, ऑब्वियसली है कि डॉक्टर आपसे मांगेगा और आप वो देने के लिए भी बाध्य हैं, लेकिन डॉक्टर इस आधार पे ये आपको मना नहीं कर सकता है कि नहीं नहीं आप पहले 50,000 रुपया जमा कीजिए तब हम आपके मरीज को देखेंगे, अन्यथा नहीं देखेंगे। इन इमरजेंसी ऐसा नहीं कि आपको सर्दी खांसी आप बिल्कुल चल फिर रहे हैं, आप फिर आपका इलाज 15 दिनों बाद भी हो सकता है, आपको कुछ नहीं होगा और आप डॉक्टर के पास गए इमरजेंसी में बोल के कि नहीं नहीं मेरे को अभी इलाज करो मुफ्त में, तो ऐसा नहीं है। अगर जैसे कि बोला ना कि कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि उसको अर्जेंट मेडिकल सर्विस चाहिए, अदरवाइज वो डेथ हो जाएगा उसका, तो वैसे कंडीशन में कोई भी डॉक्टर हो ऑब्लाइज्ड है वो कि वो आपका मेडिकल सर्विस दे, आपको आपका ट्रीटमेंट करे। ठीक है। अगर नहीं करता है तो आप आर्टिकल 21
कि वायलेशन के अंतर्गत उस पर केस कर सकते हैं, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, उसका जो सर्टिफिकेट है जो भी उसका प्रैक्टिस का, वो छीना जा सकता है उससे। ठीक है। राइट टू टाइमली क्योरमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, देखिएगा समझिएगा यहाँ पे अंतर। मेडिकल सर्विसेज में कहीं गवर्नमेंट लिखा नहीं ना, यानी कि आप ये सर्विस कहीं भी ले सकते हैं, पब्लिक में, प्राइवेट, एनीवेयर। बट इसमें क्या लिखा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि टाइमली क्योरमेंट, यानी कि आपको समय पे इलाज मिल जाए, इसका आपका अधिकार है। लेकिन कहां पे, सिर्फ सरकारी अस्पतालों में। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा और मेरा आज इलाज करो, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ सरकारी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होगा। राइट टू नॉट गो आउटसाइड द स्टेट, अगर अगर स्टेट का मतलब आपका यहाँ पे पूरा इंडिया मानिए, अगर आपने कोई भी क्राइम किया, कुछ भी किया, डजेंट मैटर, सरकार ये कहे कि नहीं ये इंसान देश में रहने लायक नहीं, इसको इंडिया से बाहर कर दो, नहीं कर सकता है वो, कभी नहीं। ठीक है, ये ब्रिटिश नहीं है, ब्रिटिश रूल नहीं है कि आपने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, ये नहीं होता है। ठीक है, आपने चाहे जितना हीनियस क्राइम किया हो, जो भी किया हो, आपको फांसी की सजा हो कि 500 साल की सजा हो जाए, अगर आपका राइट है, अगर आप नहीं चाहते हैं बाहर जाना, तो स्टेट आपको जबरदस्ती बाहर नहीं भेजेगा। ठीक है। राइट टू अनबायस्ड ट्रायल, यानी कि आप बिल्कुल चाहें, जैसे कि आपने, जैसे एक एग्जांपल इसका देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि आर्टिकल 21 को हर इंडियन को जानना चाहिए, हर इंडियन को जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही आपको पुलिस ब्रूटालिटी या स्टेट के आर्बिट्ररी एक्ट से बचाएगा। इसका डीप नॉलेज होना चाहिए हर किसी को। आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप्स। अगर ऐसा होता है कि आपने आप किसी क्राइम के कन्विक्ट हुए, ठीक है, आपको कोर्ट के सामने पेश किया गया और आपको लगा कि जज जो है वो मेरे खिलाफ अनबायस्ड है, यानी सॉरी बायस्ड है, वो मतलब मेरी वजह से, या फिर उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा मेरे लिए उस तरह का है, मतलब वो मेरे को फेयर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। आपका राइट है, आप चाहें तो लेटर लिख के आप दूसरे जज की मांग कर सकते हैं कि नहीं, ये जज जो है, इससे मेरा जो ये जो मेरा चल रहा है ट्रायल, ये फेयर नहीं है, ये बायस्ड है। और राइट टू लाइफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू 21 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 I have the right of an unbiased trial, so I demand change of the judge in my case। और वो बिल्कुल सरकार करके आपको, सरकार मीन्स स्टेट आपको करके देगी। ओके, आगे चलते हैं। राइट टू नीड ऑफ लाइफ फॉर प्रिजनर्स, यानी कि अगर आपको किसी कारणवश किसी क्राइम के लिए सजा हुई, आप जेल में गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको जेल में डालकर भूल जाए सरकार, नहीं, वहां पे भी आपका जो भी नीड ऑफ लाइफ है उसको सरकार को या स्टेट को पूरा करना है। यानी कि आपको भोजन देना है, आपको कपड़े देने हैं, ठंड के दिनों में आपके लिए कंबल प्रोवाइड करना है, आपके लिए सैनिटेशन प्रोवाइड करवाना है, नहाने का व्यवस्था करवाना है। ये करवाना किसका है, राइट, सॉरी राइट नहीं, मतलब ऑब्लिगेशन, ये स्टेट का ऑब्लिगेशन है। ओके। राइट टू फेयर ट्रीटमेंट अगेंस्ट वीमेन, यानी कि अगर कोई लड़की है या औरत है या कोई महिला है और वो किसी वस्तु में फंसती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पुलिस वाला जाएगा उसको उठा के ले आएगा, नहीं, उसके साथ आपको फेयर ट्रीटमेंट करना है। फेयर ट्रीटमेंट का मतलब अगर वो लेडी है तो उसको गिरफ्तार करने वाली भी लेडी ही होगी। ठीक है। राइट टू पाथ इन हिली एरिया, अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पे आप रास्ते की डिमांड स्टेट से कर सकते हैं कि मुझे यहाँ रास्ता दिया जाए, ये मेरा आर्टिकल 21 बोलता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सबको पता है, सूचना का अधिकार। राइट टू डिग्निटी, सम्मान का अधिकार। राइट टू अपील अगेंस्ट जजमेंट, आप किसी सेशन कोर्ट में गए, मान लिया आप हाई कोर्ट में गए, ठीक है, और हाई कोर्ट ने किसी केस में आपको सजा दे दी कि आपको भाई 10 साल की सजा होगी, और आपको लग रहा है कि नहीं ये 10 साल की जो सजा मुझे दी गई है ये तो बहुत ही अनफेयर है, इस क्राइम के लिए तो मेरे को मैक्सिमम 1 साल से 2 साल की सजा होनी चाहिए थी, देन यू हैव द राइट टू accede टू सुप्रीम कोर्ट। आप बिल्कुल, आपके पास राइट है, आप सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां का दरवाजा खटखटाएं, बोले कि हाँ मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है। ठीक है। राइट टू फैमिली पेंशन, यानी कि अगर आपने समाज की सेवा की है
अपने पूरे जीवन, जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है। एक सेकंड, मैं अपना वीडियो रोक रहा हूँ, एक सेकंड के लिए। आपके दिमाग में अक्सर ये बात आती होगी, अगर नहीं आती है तो इसका मतलब आप सोचते नहीं। आपने गांव में देखा होगा कि लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता है, दिया जाता है वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है। जो भी दिया जाए, अमाउंट तो मेरे को कंफर्म नहीं, शायद 600 रुपया दिया जाता है पर मंथ, जो 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को या 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है, कभी आपने सोचा? आपको क्या लगता है कि सरकार बहुत ईमानदार है, सरकार एकदम वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती है, उसका दिल दरिया है और वो मतलब बांट रही है? जी नहीं, गलत है। ये उस व्यक्ति का राइट है। कैसे? आप इस देश में, याद रखिए, अगर आप इस देश में अपने घर पे ईंट बना रहे हैं, अपने खेतों में घास उपजा रहे हैं, फिर भी आप देश की सेवा कर रहे हैं, याद रखिएगा। आपके दिमाग में ये जो भरा गया है, ब्रेन वॉश किया गया है आपको कि सिर्फ फौजी और पुलिस वाला और नेता यही लोग देश की सेवा करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपने घर पे घास भी उपजा रहे हैं तो आप देश की सेवा कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और चूंकि आपने 60 वर्षों तक, 65 वर्षों तक देश सेवा की है, इन एनी मैनर, डजेंट मैटर आपको लग रहा हो कि वो काम मैं अपने लिए कर रहा हूं, लेकिन इन फैक्ट यू आर डूइंग अ सोशल सर्विस और कंट्री सर्विस, और आपने वो जो सर्विस की है पूरे जीवन, इसके बदले सरकार कंपल्ड है कि वो आपको पेंशन दे। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आपको देश सेवा करने के लिए किसी सर्विस में आने की ही जरूरत है। ओके। राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब क्या? कि कोई तबका, कोई क्लास, कोई रेस, कोई जाति, चूंकि भारत में जाति प्रथा है तो किसी जाति प्रथा को नीचा ना समझा जाए, किसी को ऊंचा ना समझा जाए, सभी को बराबर का हक मिले बढ़ने का। इकोनॉमिक जस्टिस, अगर कोई गरीब तबका है तो उसको आगे बढ़ाने का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाए ताकि वो भी अपनी गरीबी को मिटा सके। राइट अगेंस्ट मार्केटर्स, राइट टू लाइफ इंश्योरेंस, समझने का चीज है। राइट टू स्लीप, ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं है जो आपको राइट टू स्लीप, यानी कि कोई, जैसे एक आपने वो, आप लोगों ने मूवी देखी होगी वांटेड, ठीक है, उसमें सलमान खान क्या करता है, एक समंदर पे ले जाता है प्रकाश राज को एक जहाज में, और उसको बंद कर देता है और बोलता है कि इसको सोने मत देना। तो वो भी राइट टू जो लाइफ है, जो आर्टिकल 21 है, उसका वायलेशन है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। आपको 16 या जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके बाद उसको सोने की इजाजत आपको देनी पड़ेगी, और वो व्यक्ति को सोने का अधिकार है कि 24 घंटे में मेरे को 8 घंटे या 7.5 घंटे नींद, मेरा जो नींद होता है वो मेरा फंडामेंटल राइट है और वो मुझे मिलना चाहिए। समझ में आया? राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज एंड पोल्यूशन, अगर आपको लगता है कि आपके शहर में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, बहुत ज्यादा हो हल्ला होता है, धुआं है, गंदगी है, आप इसके खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं, पीआईएल डाल सकते हैं कि मेरा राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 के द्वारा मुझे राइट्स दिए गए हैं उसका वायलेशन हो रहा है और मुझे एक साफ सुथरे माहौल में रहने की इजाजत दी जाए, या फिर का हक है और मुझे वो हक दिया जाए। राइट टू अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर का अधिकार, किसी व्यक्ति को किसी कारणवश से सरकारी अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा। ओके।